दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आए हुए करीब एक पखवाड़ा बीत चुका है, सरकार बन चुकी है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के कम होने को लेकर चल रही उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत और मुस्लिम मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कहा जा रहा कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कटाक्ष किए। हालांकि इंद्रेश कुमार ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन मोहन भागवत ने गोरखपुर में पहुंचने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर जो कहा, वह भी तीर के नोक को मोहन भागवत ने छोड़ा और वह अपने उचित जगह पर जाकर लग चुका है। जेपी नड्डा हालांकि नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में एक अहम पद हासिल कर चुके हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। इसलिए अब यह चर्चा विमर्श तेज हो गया है कि जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा देने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे आगे लाने वाली है। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी काफ़ी चर्चा चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा यह बाद में तय होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा काफ़ी सुनी जा रही है। फिलहाल आज शाम को एक छोटी सी ऐसी घटना हुई जिसे लेकर मैं काफ़ी सोच में पड़ा कि यह सवाल क्यों उपजा। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ नेता ने आज यह सवाल मेरे सामने किया कि इस चुनाव में आखिर वह कौन सी वजह थी जिसे लेकर क्षत्रियों में नाराजगी थी। क्यों क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी से बिदक गए, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्षत्रियों ने आवाज़ उठाई, जबकि 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में और उसके इस दौरान हुए तमाम विधानसभा चुनावों में क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90% से ज़्यादा की संख्या में अपना मत दिया था। फिर 2024 के आम चुनाव में ऐसा कौन सा कारण था जिससे क्षत्रिय समाज में नाराज़गी उत्पन्न हुई और चुनाव के पहले दौर से लेकर चुनाव खत्म होने तक वह अभियान सोशल मीडिया पर चलता गूंजता रहा। मैं बड़ा असमंजस में पड़ा कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन जब मैंने फिर विचार किया कि आखिर इसकी वजह क्या थी, मैंने अब कई पूर्व वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन फिर मैंने पलटकर पीछे ज़रा जाने की कोशिश की और जो असली वजह मेरे समझ में आई वह वजह दरअसल अयोध्या से ही निकली थी। अयोध्या में जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया, तब अयोध्या के राजा को भी उस ट्रस्ट में शामिल किया। वह राजा ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। यहाँ मैं किसी जाति का उल्लेख नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यह बाध्यता है कि बगैर साफगोई से पूरी बात किए समझा पाना भी मुश्किल है। अयोध्या के जिन राजा को ट्रस्ट में शामिल किया गया, उन्हें ट्रस्ट में शामिल करने के पहले दिन से ही लेकर अयोध्या के साधु संतों में भारी नाराज़गी थी। वजह इसका ये था, वहाँ के साधु संतों का यह कहना था कि वह बसपा में रहने के दौरान भगवान राम के अस्तित्व को लेकर ही सवाल नहीं उठा चुके थे। उन्होंने जिस जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर शौचालय बनवाने की भी मांग उठा रखी थी और ऐसे व्यक्ति जो अयोध्या में होकर अयोध्या का राजा कहलाता है और ट्रस्ट में उसे एक सदस्य की जगह दी गई, लेकिन किसी भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई। क्षत्रिय समाज के लोगों का यह कहना था कि प्रभु श्री राम सभी समाज के हैं,
सब पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज उनका है, पूरा राष्ट्र उनका है, वह पूरे राष्ट्र के हैं। लेकिन भगवान के साथ साथ वह राजा रामचंद्र जी के नाम से भी जाने जाते हैं। वह क्षत्रिय कुल के गौरव है। वह क्षत्रियों के जो आज का वर्तमान क्षत्रिय वंशज है उसका बड़ा हिस्सा उनके कुल का है। फिर ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज के किसी भी व्यक्ति को शामिल क्यों नहीं किया गया? आखिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट में राजा रामचंद्र जी के नाम पर जो अयोध्या सज रही है, जो भव्य आलीशान मंदिर बन रहा है, उसमें क्यों नहीं किसी क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व दिया? जबकि 1528 ईस्वी में जब बाबर के सेनापति मीरबाकी ने अयोध्या पर हमला किया और मंदिर को ध्वंस कर दिया, तब से लेकर उसके बाद तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें अयोध्या और उसके आसपास के तमाम क्षत्रियों ने सभी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। जितने भी युद्ध हुए सब में अहम भूमिका निभाई, लड़ाई की और वीर गति को भी प्राप्त हुए। अयोध्या के राजा का इसमें कोई योगदान हो, ऐसा इतिहास में कोई खास जिक्र नहीं सुनाई दिखाई पड़ता है। फिर भी उन्हें तो शामिल किया गया, लेकिन जो अपने धर्म, अपने सनातन की रक्षा के लिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उनके जन्म स्थान के लिए लड़े, कुर्बानी दी, वीरगति को प्राप्त की, उस समाज के एक भी व्यक्ति को मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई। यह नाराजगी का पहला और बड़ा मुख्य कारण था। इसके बाद फिर जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, तब गुजरात में केंद्र सरकार के मंत्री रूपाला ने कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसे लेकर गुजरात के क्षत्रिय समाज ने वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और सबकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक इतनी सी मांग थी कि रूपाला का टिकट निरस्त किया जाए, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए और पूरा समाज उसके साथ खड़ा होगा। पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाज खड़ा होगा। गुजरात से उठी यह चिंगारी धीरे धीरे राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में भी पहुंची। उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और वहां के सांसद संजीव बालियान के बीच में जो आपसी अंतर्द्वंद था वह उभर कर सामने आया। संगीत सोम ने जो मामला रखा, जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण किया, उससे ऐसा प्रस्फुटित हुआ कि संगीत सोम के साथ संजीव बालियान ने अन्याय किया और संगीत सोम को 2022 के विधानसभा चुनाव में हरवाने में बालियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे लेकर भी वहाँ के आस पड़ोस के क्षत्रिय समाज में भारी नाराजगी देखी गई। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और यह प्रतापगढ़ में कुंडा में राजा भैया के क्षेत्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे लेकर क्षत्रियों में असंतोष और बढ़ गया। उसके ठीक 2-3 दिन बाद ही प्रतापगढ़ के प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता ने भी यह कह दिया कि क्या प्रतापगढ़ में क्षत्रियों समाज के लोग ही सांसद बनेंगे, तो कोई तेली समाज का व्यक्ति सांसद नहीं बनेगा। यह कुछ इस तरह सा माहौल खड़ा हुआ जिससे पूरा समाज इस रूप में सामने आया कि पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा। हालांकि यह सच्चाई नहीं है। गुजरात और राजस्थान और पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बात निकली थी उसका कांग्रेस पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं करीब दर्जन भर ऐसे क्षत्रिय समाज के लोगों को जानता हूं जो कभी भी ना भारतीय जनता पार्टी में रहे, ना भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, ना ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कभी मतदान किया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को इस रूप में प्रस्तुत किया। उनमें से कई कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। इन सब लोगों ने इस पूरे मामले को इस रूप में प्रस्तुत किया कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से इस कदर नाराज है कि पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ जाने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं था।
क्षत्रिय समाज इसके बावजूद बड़ी संख्या में, मतलब यदि उसको प्रतिशत में कहा जाए तो 60 से 70% क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन माहौल ऐसा बना जिससे यह प्रदर्शित हुआ, यह लगने लगा कि क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की ठानी है। और क्षत्रिय समाज के विरोध के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी और यहाँ सीटें इतनी कम हो गई कि भाजपा अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। यह एक वजह तो हो सकती है, लेकिन संपूर्ण कारण यही नहीं है। संपूर्ण कारण के पीछे, अच्छा, इस मामले में भी यह हुआ कि भाजपा के बड़े नेता क्षत्रिय समाज के विरोध को शांत करने के लिए उस तरह से आगे नहीं आए जैसा कि उन्हें आना चाहिए था। पूरे इस आंदोलन के दौरान भाजपा का आईटी सेल भी खामोश बना रहा। भाजपा के आईटी सेल पे भी तमाम यह आरोप लगते हैं कि यह पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस की आईटी सेल ने भाजपा के आईटी सेल को मीलों पीछे छोड़ दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई वह थी आरक्षण, संविधान और कांग्रेस के खटाखट वाले 8500 रुपये। 8500 रुपये वाले में तो अलग अलग ज़िलों से तमाम वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं, कुछ हिंदू समाज की भी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालयों पर जा रही हैं। वहाँ वह अपने 8500 रुपये मांग रही हैं। कांग्रेस के नेता इस बात से पूरी तरह डिनाई कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। यह कहा गया था कि जब सरकार बनेगी तब 8500 रुपये प्रत्येक माह दिए जाएंगे। सरकार नहीं बनी। जब 8500 रुपये महिलाएं मांग रही तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी इसलिए इसे देना संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस चुनाव परिणाम से जश्न का माहौल जरूर है। उसके नेता प्रसन्न हैं क्योंकि वह 99 सीटों तक पहुंच गई। उसके सीटों की संख्या बढ़ गई है इस चुनाव में, इसलिए उसमें जश्न का माहौल है क्योंकि उसे संसद में मुख्य विपक्षी दल का सम्मान मिलने जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो आगे आने वाले समय में दिखने जा रहा है उसमें यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो आपस में लट्ठम लट्ठा जैसा माहौल दिख रहा है, यह दरअसल लट्ठम लट्ठा है नहीं, या कुछ लोगों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के स्वाभिमान और तथाकथित अहंकार का नतीजा है जिससे दोनों में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। लेकिन अंततोगत्ता होगा यही कि जो आरएसएस के मुखिया कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में वही होगा। आरएसएस जिस नेता के सिर पर हाथ रखेगा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा। एक बात और जो आरएसएस की तरफ से कही जा रही है वह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वह सरकार नहीं है। लेकिन भाजपा के अध्यक्ष या भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं ज़्यादातर सत्ता लोलुप हो गए, वह सत्ता के पीछे पीछे भागने लगे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है कि पूरा का पूरा संगठन सत्ता के पीछे भाग रहा है, जबकि संघ का यह मानना है कि सरकार संगठन के जरिए चलाई जानी चाहिए, ना कि संगठन को सरकार चलाए। सरकार का काम अलग है, संगठन का काम अलग है। संगठन में जो पदाधिकारी हैं उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, जबकि इस चुनाव में यह हुआ कि भाजपा के नेताओं में कांग्रेसी कल्चर खुलकर देखने को मिला। कांग्रेस के पुराने नेताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता पदाधिकारी चौड़ी लंबी बड़ी बड़ी महंगी महंगी आलीशान गाड़ियों पर तो खूब फर्राटे भरते दिखे, लेकिन जनता के बीच में उनकी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वह कनेक्टिविटी कम दिखाई दी। और यही मूल कारण था कि भाजपा के नेताओं की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जनता के साथ बेहतर संवाद कायम करने में सफलता हासिल की। भाजपा के नेता लिखा पढ़ी
संदेशों के आदान प्रदान और ऊपर से आने वाले आदेशों के अनुपालन में खुद को झोंक देने की कोशिश करते हुए दिखाने में ही ज़्यादा परेशान रहे, व्यस्त रहे। होना यह चाहिए था कि संगठन के नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए था। विपक्ष जिस किस्म का दुष्प्रचार कर रहा था, जिन बातों को लेकर वह जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, उसके निवारण की कोशिश करनी चाहिए थी। अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखना चाहिए था, जन संवाद करने चाहिए थे, जनता की परेशानियों को पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं अयोध्या गया, बीते दिनों में अयोध्या से लौटा, तो वहाँ जो बातचीत हुई उसमें एक बात बहुत खुलकर आई। इस पूरे चुनाव का जो सबसे दुखद पहलू कहा बताया जा रहा है कि अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। दरअसल वहाँ के लोगों का यह कहना है कि जो स्थानीय सांसद लल्लू सिंह हैं, वह 2 बार लगातार सांसद रह चुके और अपनी सांसदी रहने के दौरान उन्होंने जनता से जो कनेक्टिविटी बनानी चाहिए थी, जनता के दुख दर्द में उनके पास, उनके बीच में पहुंचना चाहिए था, उसका प्रयास उन्होंने नहीं किया, या किया भी तो इतना कम किया जो उनके खिलाफ गया। मानापुर गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक यशवंत सिंह का यह कहना था कि स्थानीय स्तर पर लल्लू सिंह का भारी विरोध था, लेकिन लोगों ने मतदान किया, लोगों ने वोट दिया। रोचक बात यह है कि लल्लू सिंह अपने जिस रायपुर गांव के निवासी हैं, वहां के सभी बूथों पर सपा के प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद जो सांसद बन चुके हैं, उनसे सभी बूथों पर चुनाव हार गए। जबकि मानापुर गांव रायपुर से सटा हुआ गांव ही है, मानापुर गांव, वहां से भारतीय जनता पार्टी 220 वोटों से आगे रही। अगल बगल के अन्य करीब 2 दर्जन गांवों में किसी भी गांव से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। केवल मानापुर ऐसा इकलौता गांव था जहां से लल्लू सिंह को 220 ज़्यादा मत मिले बनिस्बत सपा प्रत्याशी के। लल्लू सिंह पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वहां तमाम ऐसी बातें पता चली जो आपको हैरत में डालेंगी कि क्या सांसद ऐसा भी काम करते होंगे, अपने लोगों के जरिए सांसद इस किस्म के भी काम करते होंगे। जो सांसद निधि आती है उसके बंदरबाट किस तरह से होते हैं। मैं इन सब चीज़ों पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सांसद पर किस किस किस्म के वहाँ आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो में मेरी बात, मेरे तर्क, मेरे तथ्य आपको पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में नए विचारों के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।